हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि टीडीपीएफ के प्रोग्राम में भी डिले एंटिसिपेट करी जा रही है, जिसके अंतर्गत जो पहले फर्स्ट फ्लाइट 2026 में एक्सपेक्ट करी जा रही थी, ये 2029 या फिर 2030 में हो सकती है और वहीं पर सर्विस इंडक्शन 2034 या 35 तक ही हो पाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू ख़त्म होना बाकी है, जिसके बाद सीसीएस से फंडिंग मांगी जाएगी और फंडिंग मिलने के बाद प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में 3 से 4 साल का समय लगेगा, फिर फर्स्ट फ्लाइट में थोड़ा समय लगेगा और टेस्टिंग में समय लगेगा। तो 2034 या 35 तक ही टीडीपीएफ सर्विस में इंडक्ट हो पाएगा। तो अब इस न्यूज़ का जो सोर्स है ये कितना एक्यूरेट है, इस पर ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर जिस हिसाब की टाइमलाइन यहाँ पर बताई जा रही है ये प्रैक्टिकली अगर हम चीज़ों को देखें तो काफ़ी हद तक सही मालूम होती हैं, खासकर जब हम तेरस मार्क 2 और एएमसीए के डेवलपमेंट को देखते हैं। तो एएमसीए का ही सर्विस इंडक्शन 2034 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जहां पर सीसीएस से फंड्स अप्रूवल मिल चुका है। तो हम टीडीबीएफ का सर्विस इंडक्शन इससे पहले एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। पर क्या ये परेशान करेगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो नेवी की प्लानिंग है ये काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। नेवी ने पहले ही दूसरे सॉल्यूशंस को देखा है, इसके बीच में स्टॉप गैप मेजर के तौर पर, जिसके अंतर्गत एमआरसीबीएफ कंपटीशन चलाया गया और अल्टीमेटली रफाल एम को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसके लिए जो डील साइनिंग है वो आने वाले कुछ महीनों में हो जाएगी। तो एनएस विक्रांत से ऑपरेट करने के लिए मॉडर्न एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी पहले ही प्रिक्योर कर लेगी। तो नेवी को कोई परेशानी नहीं होगी अगर टीडीबीएफ के प्रोग्राम में समय ज़्यादा भी लिया जाता है। तो इवन MiG-29K के जो अपग्रेड प्रोग्राम है ये भी चालू होने वाले हैं, जिसकी वजह से जो MiG-29K है इसको भी 10 से 15 साल लाइफ एक्सटेंशन मिलेगा। तो अगर टीडीबीएफ इंडियन नेवी की सर्विस में 15 साल बाद भी इंडक्ट होता है तो भी इंडियन नेवी को कोई परेशानी नहीं होगी। इंडियन नेवी के पास पहले से ही पर्याप्त मात्रा में फाइटर प्लेटफॉर्म अवेलेबल होंगे, जो कि काफ़ी कैपेबल होंगे इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। परेशानी की बात करें तो परेशानी तब हो सकती है अगर इसी बीच में IAC-2 को अप्रूवल मिल जाए और जो विक्रांत 2.0 है इस पर काम चालू हो जाए, क्योंकि CSL का ये कहना है कि ये नया एयरक्राफ्ट कैरियर CSL 5 से 7 साल में मैन्युफैक्चर करने में सक्षम है। तो 2034 तक मोस्ट लाइकली विक्रांत 2.0 बनकर तैयार हो सकता है। बट अगेन ये अप्रूवल प्रोसेस भी समय लेता है और हो सकता है जो 5 से 7 साल का टाइम पीरियड बोला गया है वहाँ पर भी डिले हो सकती है, क्योंकि थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं इस नए IAC-2 या फिर विक्रांत 2.0 से। और फिर भी अगर हम ये मानकर चलते हैं कि 10 साल में हमको ये एयरक्राफ्ट कैरियर मिल ही जाएगा, तब भी चीज़ें बहुत ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि जो MiG-29K हैं ये सफिशेंट नंबर में होंगे। और जैसे अभी दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से MiG-29K ऑपरेट हो रहे हैं, वैसे बाद में भी इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर से MiG-29K ऑपरेट हो पाएंगे, क्योंकि रफाल हम एनएस विक्रांत के लिए ले ही रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम पिक्चर को देखें तो जो नेवी की प्लानिंग दिखाई दे रही है ये काफ़ी सटीक दिखाई दे रही है। तो ये बात हम आपको बता दें कि जो फाइटर प्लेटफॉर्म को बनाना होता है, यहाँ पर जिस तरीके की इंजीनियरिंग लगती है वहाँ पर आप रश नहीं कर सकते और डिले एंटिसिपेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं भी कुछ भी मामला फंस सकता है और आप उसको स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो R&D के लिए एक स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है। और एयरफोर्स के प्रोग्राम्स में हमने ये देखा है कि आप कम्प्लीटली तेरस मार्क 2 पर या फिर AMCA पर रिलाय हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एजेंसीज उनके डेवलपमेंट में इन्वॉल्व्ड हैं उन पर एक तरीके का प्रेशर रहता है। तो नेवी के इस प्रोग्राम से हमें सीख लेनी चाहिए, थोड़ा प्रेशर कम करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। हाँ, कमिटमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कमिट किया है कि हम इंडिजिनस वेपन्स को यूज़ करेंगे तो वो करने ही करने हैं। फंडिंग्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी को रिस्क पर रखकर हम खाली यही लेंगे, ये जब तक नहीं आएगा तब तक हमारी सिक्योरिटी रिस्क पर रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एटीट्यूड भी सही नहीं है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अगर टीडीबीएफ का प्रोग्राम थोड़ा डिले भी होता है तो भी नेवी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेवी के पास सॉल्यूशन अवेलेबल है, उनकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं आएगी। एयरफोर्स द्वारा यहाँ पर सीख ली जा सकती है और समय पर पेंडिंग सिक्योरिटी रिस्क को कवर किया जा सकता है, ताकि तेरस मार्क 2 और AMCA के डेवलपमेंट में थोड़ा रूम मिले। कमिटमेंट में कमी नहीं करनी है, पर प्रेशर थोड़ा रिड्यूस करना है। बाकी टीडीबीएफ के लिए फ़ायदा ये भी होगा कि डेवलपमेंट लेट होने की वजह से जो इंजन हम डेवलप करेंगे AMCA मार्क 2 के लिए वो डायरेक्टली टीडीबीएफ में जा पाएगा। बाकी AMCA के प्रोग्राम से काफ़ी बेनिफिट भी टीडीबीएफ को मिलेगा। तो हमारा वर्डिक्ट ये है कि टीडीबीएफ के डिले से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है
और इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।